हेलो एवरीवन, विद्यासागर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी आपका 17 दिसंबर को आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर कंप्लीट हुआ है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और अपना फोर्थ पेपर रहता है हमेशा से ही, ठीक है। और फोर्थ पेपर और सबसे अंतिम पेपर रहता है, और अंतिम पेपर जो होता है उसके लिए एक राइम बोली जाती है कि अंत भला तो सब भला। तो अगर अपने सीएमए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सभी लगभग सभी क्वेश्चन अगर अपने सही सॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे समझ लो कि आपका फाउंडेशन पूरी तरह से क्रैक है, क्लियर है, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन क्लास को बिगिन करते हैं 17 दिसंबर 2023 के, ठीक है, फाउंडेशन के, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सॉल्यूशन पेपर के साथ, सॉरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड 51 नंबर क्वेश्चन जो आपका था वो था ह्यूमन वांट्स आर। ये तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि अपन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के टॉपिक में कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सभी जानते हैं कि वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स और लिमिटेड होते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। इसी के साथ अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द पीपीएफ कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो कर्व बनता है जिसको अपन पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये बोल रहा है कि कोई पॉइंट जो है वो पीपीसी के लेफ्टवर्ड सिचुएटेड है। लेफ्टवर्ड सिचुएटेड होने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से मैं कहूं कि अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करता हूं तो आप जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप्ड होने के पीछे बेसिक रीजन है कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए अगर हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ठीक है, डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, प्लस ये कॉनकेव टू द ओरिजिन भी होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के लिए बोला जाता है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। वहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जो होता है या पीपीसी कर्व जो होता है वो, ठीक है, कैसा दिखाई देता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। और ये बोल रहे हैं, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस बात को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रेजेंट करता है कि इस कर्व के ऊपर बनने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उन सभी कॉम्बिनेशंस का यूज करके हम मैक्सिमम कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स maximum possible quantities of two goods that can be produced by the available resources by a nation or an individual, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लेफ्टवर्ड सिचुएटेड है तो इसका मतलब कंट्री ने या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करेक्टली यूज नहीं किया, मतलब फुल्ली उसको यूटिलाइज नहीं किया और फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसके लिए अपन यहां पर इसका आंसर देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द पीपीएफ कर्व, ठीक है, दैट द इंडिकेट्स एक्सेस प्रोडक्शन। अगर एक्सेस प्रोडक्शन होता तो पॉइंट पीपीएफ के आगे सिचुएटेड होता, यानी कि राइटवर्ड सिचुएटेड होता। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कंट्री के पास जितनी लेबर फोर्स है वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुई, तभी तो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर काम नहीं हो रहा है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इसका मतलब आपने लेबर फोर्स को कंप्लीटली यूटिलाइज किया है। लेबर फोर्स को अगर कंप्लीटली यूटिलाइज किया है तो पॉइंट विल बी लोकेटेड एट द पीपीएफ, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 53 नंबर क्वेश्चन, लग्जरियस गुड्स। जैसा कि आपको पता है कि लग्जरियस गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। देखो गुड्स को नेचर वाइज इलास्टिसिटी के बेस पर तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, लग्जरियस गुड्स, कंफर्ट गुड्स और नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, कंफर्ट गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है, और लग्जरियस गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो यहां पर आंसर होगा ग्रेटर देन 1 का मतलब हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी मोर देन 1, जिसको अपन रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं, हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट की फैक्टर के मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो बायर, नंबर ऑफ बायर जो है
वो सप्लाई को इफेक्ट करने वाला या मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करने वाला एक फैक्टर नहीं होता है, जबकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर होता है और मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी एक फैक्टर है। ये तीनों फैक्टर हैं जिनसे मार्केट सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, बट नंबर ऑफ बायर्स जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, तो याद रखेंगे। इसके बाद में is the functional relationship between physical input and physical output। ठीक है, मतलब फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताने वाले को अपन क्या कहते हैं, तो ये आपको मैंने क्लास में क्लियरली बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में टेक्नोलॉजिकल और फिजिकल या फिर जो फंक्शनल रिलेशन होता है उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, ह्यूमन एरर है, इस पे मत जाना, ये इकोनॉमीज है यहां पर। ठीक है, ठीक है, पेपर के अंदर आपका बिल्कुल करेक्ट रहा होगा, टाइपिंग के अंदर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, इस पर अपन फोकस नहीं करेंगे। इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज किस वजह से क्रिएट होती है, तो याद रखना इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज जो होती हैं वो किसी इंडिविजुअल फर्म को ही इफेक्ट करती हैं, जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज जो होती हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं। इसलिए इसके लिए बोला जाएगा द चेंजेस एट द फर्म लेवल। ठीक है, कि अगर एक फर्म अपने इंडिविजुअल लेवल पर चेंजेस करती है, उससे अगर कोई एडवांटेज मिल जाता है तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज, और फर्म लेवल पर चेंजेस आने पर अगर किसी तरीके का डिसएडवांटेज मिलता है तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनल डिस इकोनॉमीज। और पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पर चेंज आने से अगर कोई एडवांटेज आ जाता है तो उसको अपन नाम दे देते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पर चेंज आने से अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई डिसएडवांटेज अकर होता है तो उसको अपन नाम दे देते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। तो इस इंटरनल लेवल पर पूछा है तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। आगे देखें, द लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब लेबर का सरप्लस कितना है, लेबर ने कितना वैल्यू एडिशन ऐड किया है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम जनरली कितने फैक्टर कंसीडर करते हैं, दो ही फैक्टर कंसीडर करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। और लेबर और कैपिटल का यूज करने से जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको अपन नाम देते हैं आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ कैपिटल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ही वैल्यू ऑफ लेबर होगी। तो यहां पर ए आंसर करेक्ट होगा, द लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ब्लैंक के अंदर आपको क्या पुट करना था, वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज्ड। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ए मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट से कौन सी चीज बिलोंग करती है, कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं फॉर द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स को बेचने वाली जब मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हो, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचने वाली अगर मार्केट में बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल हो तो वो मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ना कि परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल प्रोडक्ट होता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं 59 नंबर पे, इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है, ए फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स। अब आपको पता है एक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया था क्लास नोट्स के अंदर, जिन्होंने, ठीक है, वीएसआई का सब्सक्रिप्शन लिया था, जिन्होंने वीएसआई में ऑफलाइन कोचिंग ली थी, सीधी सी बात है उन सभी को पता होगा, डिटेलिंग में मैंने बताया था कि जो भी कंपिटिटिव नेचर की फर्म होती है वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, तो लॉन्ग टर्म में वो फर्म ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है। तो यहां आंसर होगा सी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन, इन ए कंपिटिटिव मार्केट, ठीक है, इज द प्राइस मार्केट। देखो, इन ए कंपिटिटिव मार्केट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, यहां मार्केट नहीं आएगा, प्राइस मेकर आएगा, मेकर। ठीक है, तो याद रखें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर या कोई भी कंपिटिटिव मार्केट हो, उस मार्केट के अंदर प्राइस मेक करने का काम जो होता है,
ठीक है, वो किसका होता है, इंडस्ट्री का होता है, ना कि फर्म का। याद रखें, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर की अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उसमें इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री मिलकर, इंडस्ट्री का मतलब आप सभी जानते होंगे, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। एक जैसे प्रोडक्टों को बेचने वाली जितनी भी फर्म्स हैं उनके ग्रुप को अपन क्या नाम दे देते हैं, इंडस्ट्री। और जब भी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस होगी, बहुत सारी फर्म्स होंगी जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो सारी फर्म्स मिलकर यानी कि पूरी इंडस्ट्री मिलकर प्राइस को डिसाइड करेंगी, ना कि कोई इंडिविजुअल फर्म। इसलिए इसका ए आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में 61 नंबर पर आ जाते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ फर्म। एक फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अब इस चीज को उल्टा लिखकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो जो वीएसआई के स्टूडेंट रहे होंगे बिल्कुल उनको इस बात का नॉलेज होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है तो वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी होता है और उसी को बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ फर्म। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा मैक्सिमम लेवल ऑफ फर्म। अब कई स्टूडेंटों ने जरूर इस बात की गलती की होगी कि यहां पर जीरो आंसर होगा, तो जीरो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखने में आपको ऐसा नजर आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। ठीक है, मतलब एडिशनल यूनिट को सेल करने से मिलने वाली रेवेन्यू जो है वो इक्वल है किसके, एडिशनल रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने, सॉरी एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट के। बट याद रहे कि ये कंडीशन लगाई गई थी इस बात के लिए ताकि एक फर्म को क्या मिल जाए, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो याद रहे यहां पर जीरो आंसर नहीं होगा, यहां पर मैक्सिमम आंसर होगा, क्योंकि जिस लेवल पर MR इक्वल्स टू MC होता है वहीं पर एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट को अटेन करने के लिए ये कंडीशन बताई गई थी। ठीक है, इसी के साथ में आगे आ जाते हैं, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म इन द, ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म। ठीक है, तो याद रहे एक बात मैंने बताई थी कि डिमांड कर्व जो होता है वो सभी मार्केट कंडीशंस के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मार्जिनल जो डिमांड कर्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं ये कह दूं कि जो भी मार्केट कंडीशन हो उस सभी मार्केट कंडीशन के अंदर फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है वही, सॉरी एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वही मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें, सेम एट द एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो यहां पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राइस रिजिडिटी इज द फीचर ऑफ मार्केट। तो प्राइस रिजिडिटी टर्म जो है वो हमने केवल और केवल ओलिगोपोली मार्केट के अंदर यूज किया था, जहां पर मैंने आपको किंग्ड डिमांड कर्व का कंसेप्ट समझाया था। किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट ये कहता है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं वो बीच में से टूटा हुआ होता है। बीच में से टूटा हुआ होने का मतलब जिसके एक सर्टेन पॉइंट पर प्राइस लेवल जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिजिडिटी पॉइंट। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, रिजिडिटी पॉइंट। ठीक है, और इसके ऊपर इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, इसके नीचे जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 एंड लेस देन 1 ये दोनों ही कंडीशन एक फर्म के लिए हार्मफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाने पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 होना एक फर्म की क्वांटिटी सेल को बहुत तेजी से डिग्रेड कर सकती है, और वहीं दूसरी ओर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होना, और इस कंडीशन में अगर प्राइस को रिड्यूस किया जाए तो फर्म को कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में फर्म फंसी हुई है, इसलिए उसको मजबूरन मार्केट में प्राइस लेवल को एक पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है, फिक्स रखना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं रिजिडिटी पॉइंट। और प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट काम करता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो इसका आंसर आपका ओलिगोपोली मार्केट बिल्कुल सही होगा, ए। ठीक है, नाउ द 64 नंबर क्वेश्चन, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो डिमांड कर्व। देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डिमांड कर्व को हम और किस नाम से जान सकते हैं मोनोपोली मार्केट में, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व। और यहां पर क्वेश्चन दोबारा घुमाकर पूछ लिया गया क्या कि एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम क्या होता है, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम होता है डिमांड कर्व। तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन एक जैसे, और अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व जिसने लिंक कर लिया होगा उसके ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सही रहे होंगे। आगे देखें 65 नंबर
नंबर क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन द मार्केट ओनली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में पॉसिबल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ना तो ओलिगोपोली ना ड्यूपोली, क्योंकि ओलिगोपोली और ड्यूपोली मार्केट के अंदर तो प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट काम करता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है, इंडिविजुअल फर्म कभी भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस वसूल करना। ठीक है, यानी कि अगर एक फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म जिसने अपने प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली कर रखी है, ठीक है, तो वो अपने डिफरेंट कंज्यूमर से या कंज्यूमर ग्रुप से डिफरेंट लोकेशंस पर अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। ठीक है, जैसे रेलवे के मामले में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो रेलवे अपनी मनमर्जी से प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, कैसे डिसाइड करती है, जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए रेलवे का फेयर अलग होता है और एक सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, जो और चाइल्ड के लिए, जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेलवे का फेयर अलग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अलग अलग होते ही प्राइस भी अलग अलग कर ली, और ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में आपकी क्या हो, मोनोपोली। कंपटीशन के अंदर आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में इसका मतलब 65 का आंसर है सी करेक्ट होगा। इसके बाद में आता है द डिमांड फॉर ए मोनोपोली प्रोडक्ट इज इलास्टिक। ठीक है, अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली ही है, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में किसी फर्म की मोनोपोली हो, तो मोनोपोली के केस में आपके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और मार्केट में अगर आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। तो याद रहे, मोनोपोली प्रोडक्ट के केस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी या लेस रेस्पॉन्सिव होगी। इसके बाद में इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि फर्म की एवरेज रेवेन्यू किससे ऊपर है, एवरेज टोटल कॉस्ट से, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो ध्यान दें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एवरेज रेवेन्यू कर्व के जस्ट नीचे होता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और एवरेज रेवेन्यू कर्व को अपन डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम किस नाम से जानते हैं, डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की कंडीशन क्या कहती है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी, वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड होगा। इस पॉइंट के ऊपर अपन चेक करेंगे कि प्राइस लेवल क्या चल रहा है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो होती है वही प्रोडक्ट की प्राइस भी होती है। याद रखना, एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू से 3 कंसेप्ट याद रखने के लिए थे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू द डिमांड, एंड डिमांड एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो इक्वल्स टू द प्राइस। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर डिसाइड हुआ है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को चेक करना था प्राइस लेवल क्या चल रहा है। तो ये वाला प्राइस लेवल चल रहा है 0p, ठीक है। और अब अपने को चेक करना है, अब इसने बोला है इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर है। यानी कि अब यहां पर जो भी कोई एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम ड्रॉ हो रहा होगा, वो एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर प्राइस लेवल से नीचे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्म को इतने एरिया के इक्विवेलेंट क्या मिल गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखें यहां पर द लॉसेस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट फर्म मेक्स द लॉसेस एंड एग्जिट द मार्केट, क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स, ठीक है। प्रॉफिट इन न्यू फर्म ज्वाइन द मार्केट एंड प्रॉफिट एंड बार्स एंट्री टू द न्यू फर्म्स, ठीक है। यहां पर क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर, याद रखें कि शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट एंड बार्स एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म्स, यहां पर आएगा क्विक प्रॉफिट बट डिसअपियर। सॉरी, इसका आंसर डी नहीं, बी करेक्ट होगा। इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट होगा, क्विक प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट रन के लिए यहां पर एक टर्म यूज किया गया है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर अगर मान लो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में अगर मान लो मार्केट में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो भी जाता है, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जिससे इंस्पायर होकर धीरे धीरे मार्केट में फर्म्स की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस लेवल डिग्रेड होने लग जाएगा जब तक कि वापस नॉर्मल प्रॉफिट ना हो जाए।
तो इसका मतलब है एक फर्म को थोड़े टाइम के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट बाद में जाकर वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी। मनी की डिमांड को कौन कौन इफेक्ट करता है? तो मनी की डिमांड को रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट करती है, रियल इनकम इफेक्ट करती है, प्राइस लेवल इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखें इसका आंसर होगा ए एंड सी। ऑप्शनल मनी इज ए, याद रखें ऑप्शनल मनी क्या होती है? देखें ऑप्शनल मनी किसे कहा गया है? जो अगर मान लो हमारे पास मनी ना हो तो उसके ऑप्शन में जिसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मनी नहीं है, मनी किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जनरली अपन मनी वर्ड यूज करते हैं करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स के लिए, जिनके पास लीगल टेंडर होता है। परंतु अगर हमारे पास लीगल टेंडर ना हो, यानी कि करेंसी ना हो, तो उसके केस में अपन ऑप्शनल मनी का यूज करते हैं, जिनके पास लीगल टेंडर नहीं होता है, और लीगल टेंडर की ना होने वाली मनी को ही अपन ऑप्शनल मनी कहते हैं। तो इसका आंसर ए। जैसे जो लीगल टेंडर ना होने वाली करेंसी कौन कौन सी होती है? एक तो बेसिकली होती है जैसे चेक, ड्राफ्ट्स, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे किसमें काउंट किए जाते हैं? ऑप्शनल मनी के अंदर काउंट किए जाते हैं, क्योंकि हालांकि ये एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपन यूज तो कर सकते हैं एज ए ऑप्शन, ठीक है, बट इनके पास लीगल टेंडर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया इज होनली ओन्ड बाई। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें गलती की होगी, बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्जिम बैंक का नाम सुनते ही क्या कर दिया होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, परंतु ये पूरी तरह से गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिम बैंक है उसकी कंप्लीट स्टेक होल्डिंग या उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको अपन शॉर्ट में गवर्नमेंट GOI भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं इस चीज को कि एग्जिम बैंक के ऊपर जो कंप्लीट ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ना कि RBI की। हां, अगर यहां पर ऑनरशिप की बजाय रेगुलेशन वर्ड आ जाता तो जो एग्जिम बैंक है वो किसकी उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? RBI। ठीक है, तो याद रखें एग्जिम बैंक जो होता है, ठीक है, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो RBI के रेगुलेशन में रहकर काम करता है, उसके नियम कायदे कानूनों या कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार काम करता है। परंतु एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के ऊपर कंप्लीट ऑनरशिप जो है वो किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। द RBI चेक्स इन्फ्लेशन बाय। RBI इन्फ्लेशन को चेक करता है किसके थ्रू? इन्फ्लेशन को चेक करने का सबसे बेस्ट मीडियम बताया गया है इंक्रीज इन द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आप जानते हैं इसको? दो तरीके के, देखो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, CRR और SLR, जिनको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोला जाता है। SLR क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पार्ट कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कहां पर रखना पड़ता है? अपने पास एज ए लिक्विड असेट्स रखना पड़ता है। लिक्विड असेट्स के फॉर्म में मतलब कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या अनकंबर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, जिसको इमीडिएटली किस में कन्वर्ट किया जा सके? लिक्विड में, यानी कि कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो SLR का मतलब तो होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास एज ए लिक्विड असेट्स रखना पड़ता है, वो SLR होता है। ये भी अपने आप में एक ऑब्लिगेशन होता है बाय द RBI। इसी तरीके से एक पार्ट होता है CRR, मतलब एक कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में ले जाकर जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR और SLR ये दो वो इक्विपमेंट्स है जिनका अपन यूज करके इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर इंक्रीज इन CRR जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मनी मार्केट इंक्लूड्स, मनी मार्केट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ट्रेजरी बिल्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाती हैं? मनी मार्केट में। ठीक है, अब बात करते हैं मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द, ठीक है, तो कंट्री का जो मनी मार्केट है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स है, कैपिटल मार्केट है, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है, ये सभी चीजें कंट्रोल की जाती हैं द मोस्ट और अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फाइनेंस RBI। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, RBI। ठीक है, इसके बाद में मैनिपुलेशन इन CRR इनेबल्स द RBI टू, यानी कि अगर CRR के अंदर कोई कॉमर्शियल बैंक मैनिपुलेशन करता है तो ये RBI को किस चीज के लिए इनेबल बनाता है? इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक।
ठीक है, यानी कि एक कोई भी कॉमर्शियल बैंक अगर सीआरआर के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो किस लिए कर रहा होगा, वो अपनी लैंडिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए करता है, क्योंकि हर कॉमर्शियल बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पार्ट किसमें रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है एक सेकेंड देखें, टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन पार्ट कॉमर्शियल बैंकों को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ ए कैश। ठीक है, इसका मतलब इससे कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपीस की टोटल डिपॉजिट आती है और उसमें से 20% पार्ट वो किसको डिपॉजिट करवा देता है, आरबीआई को एज ए सीआरआर। तो एक तरीके से अब कॉमर्शियल बैंक के पास आगे लैंडिंग और एडवांसिंग करने की केवल 80% यानी कि 80,000 रुपीज ही, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो कॉमर्शियल बैंक कभी भी सीआरआर के अंदर मैनिपुलेशन करने का अगर काम करता है तो वो अपनी लैंडिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा करता है, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में द आईडीए इज ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज ए एफिलेटेड टू द, याद रखें इसका आंसर डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो किसके लिए काम करता है, वर्ल्ड बैंक के लिए काम करता है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम होता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली फंडिंग करने का काम किसका है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, परंतु अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से पास होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, ठीक है, या फिर उसको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करना है, तब वो कहां से लोन ले सकते हैं, आईएमएफ के पास। बट वर्ल्ड बैंक जो है वो रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, जिसके लिए इसके नीचे रहकर एक एफिलिएटेड एसोसिएशन काम करता है जिसको बोलते हैं अपन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर यहां पर वर्ल्ड बैंक की जगह आईबीआरडी आता तो वो पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में भी ये किसके नीचे एफिलिएट होकर काम करता है, आईबीआरडी के नीचे। ठीक है, और एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि आईबीआरडी का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे देखें, द आईसीआईसीआई इज ए सेक्टर बैंक। आईसीआई सभी को पता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो किस सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ठीक है, इसका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 77, स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज स्पेशल करेंसी इशूड बाय द, ठीक है, जो एचडीआर है वो इशू करने का काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, तो ध्यान दें, जब भी किसी मेंबर कंट्री को, वैसे तो आईएमएफ के अंदर टोटल कितनी मेंबर कंट्री है, 190, ठीक है, टोटल मेंबर कंट्रीज है किसके अंदर, आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान 1944 के अंदर, और फॉर्मली इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी 1945 के अंदर। ठीक है, तब से आईएमएफ वर्क कर रहा है। और आईएमएफ क्या है, जब भी कोई कंट्री फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही हो, उसे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो आईएमएफ से क्या ले सकती है, लोन ले सकती है। परंतु आईएमएफ जो है वो डायरेक्टली करेंसी की फॉर्म में लोन नहीं देता, उसने अपनी एक स्पेशल करेंसी बना रखी है जिसको नाम दे रखा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ठीक है, एक तरीके से अपन मान सकते हैं कि एक स्पेशल करेंसी या एक स्पेशल चिप्स है जिसका यूज करके अपन दूसरी करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एचडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो इशू करने का काम है आईएमएफ को होता है। इसके बाद में आगे देखें, द मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, मैक्रो के अंदर किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक बात तो याद रखें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो मैनेजरियल प्रोसेस या मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग के अंडर कंट्रोल में होता है। मतलब वो एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स जिन्हें बिजनेस मैनेजर अपनी डिसीजन मेकिंग के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। वहीं दूसरी और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को डे टू डे लाइफ के अंदर या स्ट्रेटेजिक रूप से लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट करते हैं, जिनको अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिनके ऊपर मैनेजर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उनके लिए मैनेजर्स केवल और केवल स्ट्रेटजी बनाकर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके जो उनके इंपैक्ट्स हैं उनको
कम कर सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी दो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, जिनमें एक का नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरे का नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो एक बिजनेस को डे टू डे लाइफ के अंदर इफेक्ट करते रहते हैं। एक तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट जो होते हैं वो सेमी कंट्रोलेबल होते हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं सेमी इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जैसे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है, कंपटीटर हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेबर मार्केट हो सकता है, ये सारी चीजें, इंटरमीडिएटरी फर्म्स हो सकती हैं या इंटरमीडिएटर्स हो सकते हैं। तो ये इमीडिएट पेरीफेरी के अंदर एक बिजनेस फर्म को डे टू डे लाइफ के अंदर इफेक्ट करते हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट वो होते हैं जो स्ट्रेटेजिक रूप से लॉन्ग टर्म लेवल पर एक बिजनेस फर्म को इफेक्ट करते हैं, और किसी इंडिविजुअल फर्म को नहीं, होल इंडस्ट्री और होल, ठीक है, एंटायर मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर सभी फर्म्स को इफेक्ट करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, मैक्रो के अंदर आने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो याद रखें टेक्नोलॉजी सभी फर्म्स को इफेक्ट करती हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट सभी फर्म्स को इफेक्ट करता है, इकोनॉमिकल चेंजेस सभी फर्म्स को इफेक्ट करते हैं, परंतु मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, याद रखें मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी फर्म्स जो होती हैं वो माइक्रो लेवल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, द टर्म ऑफ पेस्टल डज नॉट इंक्लूड, पेस्टल के अंदर कौन से टर्म को इंक्लूड नहीं किया जाता? तो आप जानते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल और लीगल। ठीक है, इन सारी चीजों को अपन बोलते हैं पेस्टल, और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो होता है वो पेस्टल का पार्ट नहीं होता, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में स्वॉट एनालिसिस के अंदर मतलब स्वॉट की फुल फॉर्म के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? तो सभी जानते हैं स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, तो यहां पर वर्कर्स बीच में कहां से आ गया, इसलिए ये बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, इज नॉट डायमेंशन ऑफ द VUCAFU वर्ड। ठीक है, यहां पर वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। ठीक है, तो स्पेशली तो VUCA ही होता है, जिसका मतलब है, देखो यहां पर इसकी फुल फॉर्म इजीली दे भी रखी है, वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी, ये तो इसी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी भी इसका फैक्टर है, बट कंफर्मिटी नहीं होता, कंफर्मिटी की जगह होता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो याद रखें, इसने पूछा है नोट ए डायमेंशन। ठीक है, कौन सा डायमेंशन है? नहीं है, तो नहीं कौन नहीं है? सी बिल्कुल भी नहीं है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में 82 नंबर, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल डज नॉट इंक्लूड, पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल के अंदर हम किसको इंक्लूड नहीं करते? तो जो बायर्स होते हैं उनकी नेगोशिएटिंग पावर आती है, बार्गेनिंग पावर आती है, न्यू एंट्रेंट्स की स्ट्रेंथ आती है, उनका जो थ्रेट होता है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग के थ्रेट को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को भी इंक्लूड किया जाता है, परंतु बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स को इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में बात करते हैं इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, इंटरनल के अंदर, अभी एक्सटर्नल का क्वेश्चन ऊपर आया था और इंटरनल का वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया था। इंटरनल क्या होता है? जिसके ऊपर बिजनेस मैनेजर का कंट्रोल हो। तो मैनेजमेंट के ऊपर बिजनेस मैनेजर का कंट्रोल होता है, कंपनी की फिलॉसफी पर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर, बट कंपटीटर्स के ऊपर मैनेजर का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए यहां पर पूछा है विच इज नॉट, ठीक है, नोट पूछा है, नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं? जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमिक रिलेशन से क्रिएट होते हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अपन इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे मनी मार्केट, लेबर मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन पिवोटल टू द इमरजेंस ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया? ठीक है, देखो पहली बात तो याद रखना है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर इंडिया में भीम को देखा जाता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम, इसका पिवोटल इंस्टीट्यूट जो है वो कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको अपन NPCI बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस ए बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर्स, मैनेजेस वर्कर्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द ड्रकर।
पीटर ड्रकर ने ये डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक मल्टीपर्पज ऑर्गन होता है जिसका काम होता है बिजनेस को मैनेज करना, मैनेजर्स को मैनेज करना, उसके अंदर काम करने वाली लेबर फोर्स को मैनेज करना। और ये बात जो कही थी, किसने कही थी? पीटर ड्रकर ने। ठीक है, इसके बाद में द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट फोकसेस ऑन। ठीक है, तो याद रखें आर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही आर्ट होता है। तो याद रखें इंडिविजुअल स्किल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की प्रोसेस को ही क्या बोला गया है? आर्ट। और मैनेजमेंट भी हर एक मैनेजर की अपनी इंडिविजुअल स्किल होती है, क्योंकि मैनेजमेंट का तरीका जो है, मैनेजमेंट की जो स्किल है वो इंडिविजुअल हर एक मैनेजर्स के अकॉर्डिंग बदलती चली जाती है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? आर्ट। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है या फोकस करता है। इसके बाद में लीडर्स स्टूवर्डशिप चॉइस कैन बी फैसिलिटेट रेसिप्रोकल स्टूवर्डशिप। स्पेशली याद रखें रेसिप्रोकल स्टूवर्डशिप जो है, इसकी थ्योरी जो है वो पियर्सन एंड मार्लर ने दी थी। याद रखें रेसिप्रोकल स्टूवर्डशिप थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी? पियर्सन एंड मार्लर ने। अब स्टूवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है? स्टूवर्डशिप थ्योरी ये कहती है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब शेयर होल्डर, जो ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने बिलीव के ऊपर, ठीक है, क्या करते हैं? अपने बिलीव के ऊपर डायरेक्टर्स को राइट्स डेलीगेट कर देते हैं, मैनेजमेंट सुपीरियर मैनेजमेंट टीम को राइट्स डेलीगेट कर देते हैं। और स्टूवर्डशिप थ्योरी के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतना बिलीव रखते हैं कि मैनेजर्स उनके बिहाफ में सही से काम करेंगे और उन्हें रिलायबल प्रॉफिट गेन करके देंगे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल जो स्टूवर्डशिप थ्योरी है ये किसने प्रपोज की थी? पियर्सन एंड मार्लर ने। इसके बाद में बात करते हैं डेवलप द एजेंसी थ्योरी। तो एजेंसी थ्योरी डेवलप करने का क्रेडिट जो है वो जैनसन एंड फेमा को जाता है। फिर इसके बाद में इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है? ठीक है, सीधी सी बात है, गोल ओरिएंटेड है, ये तो एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी एडवांटेज है। प्रिवेसिवनेस होनी चाहिए, ये भी एडवांटेज है। ठीक है, रिजिडिटी होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए बी आंसर करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब ट्रेनिंग के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं रोल प्लेइंग को। ठीक है, याद रखें जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आती है, जैसे विजुअल और लिसनिंग करना, ठीक है, किसी भी तरीके की वॉइस सुनना, विजुअल्स को देखना, रोल प्लेइंग करना, ठीक है, या फिर किसी ऑफ द जॉब किसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग लेना। तो ये सारी चीजें अपन किसमें इंक्लूड करते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। और रोल प्लेइंग भी उन्हीं में से एक पार्ट है। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में हम किसको इंक्लूड नहीं करते? सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, ये तो प्लानिंग का पार्ट होता है। एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये भी प्लानिंग का पार्ट होता है। फोरकास्टिंग, ये भी प्लानिंग से पहले की जाती है। अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दिस विल बी काउंटेड इन ए ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियर ऑफ मैसेज सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास मैसेज को कैरी करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं मीडियम। ठीक है, इसके बाद में आता है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की कंप्लीट प्रोसेस के अंदर कोऑर्डिनेट मस्ट बी देयर फ्रॉम द प्लानिंग टू कंट्रोल। जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक लगातार चलते रहना चाहिए। या आपको जैसा कि पता होगा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। उन 5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग और सबसे आखिरी फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है उसके कंप्लीट बीच में क्या रहना चाहिए? सभी जो स्टेप्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। इसलिए याद रखें, एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल। ठीक है, इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब राइट्स और पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करती है टॉप मैनेजमेंट टीम? ताकि उनका बर्डन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो याद रहे,
टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो अपने फंक्शनल बर्डन को कम करने के पर्पज से अपने राइट्स और पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। किनको? अपने जूनियर्स को। तो याद रखें, टॉप लेवल के वर्कलोड को कम करने के लिए राइट्स का क्या किया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। इसके बाद में 96 रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट की थ्योरी जो है वो स्पैन कंट्रोल से बिलोंग करती है। ये मैंने क्लियरली आपको समझाया था कि स्पैन कंट्रोल की थ्योरी जो है उसके अंदर अपन रिव्यू करते हैं कि एक सुपरवाइजर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर आपके सामने कैलकुलेशन भी थी, फॉर्मूला भी था। अब आगे देखते हैं बिना डिले किए। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड वाज डेवलप्ड बाय मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड का जो कंसेप्ट है, देखो मैंने क्लास में ये बताया था आपको कि आपको कुछ इकोनॉमिस्टों के तो नाम याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उनमें से ये एक मैंने क्लास के अंदर स्पेशली बताया था कि ब्लेक एंड मॉर्टन। ठीक है, ब्लेक एंड मॉर्टन की जो थ्योरी है वो किससे बिलोंग करती है? मैनेजरियल ग्रिड से बिलोंग करती है। इसके बाद में 99 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय मैकलेन। ठीक है, याद रखें, जो अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल जो है ये प्रपाउंड किया था किसने? मैकलेन ने प्रपाउंड किया था। और इसके बाद में 99 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं पर्ट एंड सीपीएम। ठीक है, पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम के अंदर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू थ्योरी जो है ये इंजीनियरिंग कंसेप्ट से बिलोंग करती है। और इसके बाद में दूसरी थ्योरी जो है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये भी किससे बिलोंग करती है? इंजीनियरिंग कंसेप्ट से बिलोंग करती है, नेटवर्क वगैरह से बिलोंग करती है। इसलिए इसका जो रिलेशन रहेगा वो नेटवर्क थ्योरी के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? नेटवर्क थ्योरी के साथ। ठीक है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ अब अपना लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, 100th क्वेश्चन। अंत भला तो सब भला। अब बात करते हैं लेवल मैनेजर्स टेक नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। ठीक है, नॉन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने का जो राइट होता है। देखो प्रोग्राम डिसीजन जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बट नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं वो केवल और केवल कौन लेते हैं? हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीम लेती है, जिसको यहां पर ऑप्शन में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीम के नाम से अपन देख सकते हैं। तो यहां पर बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी जो स्टूडेंट से कोचिंग के हों या कोचिंग के बाहर के अन्य संस्था हो गए, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को ठीक है, बहुत से ऑल बेस्ट विशेष देना चाहूंगा मैं मेरी तरफ से। आई होप कि मैंने जो आंसर्स आपको सजेस्ट किए हैं, ठीक है, ये सही रहे होंगे आपके। ठीक है, आप 50 में से 50 मार्क्स गेन करें इकोनॉमिक्स के अंदर एंड मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।